अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं फैसल करम और आप देख रहे हैं सरजमीन टीवी। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग किताब और इल्म से दूरी इख्तियार करते जा रहे हैं। जूँ जूँ वक्त गुजर रहा है, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर इतना हावी हो चुका है कि हम किताब तो दूर अखबार को पढ़ना भी नागवार समझना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद है उनका तारुफ कुछ इस तरह से है कि आप एक सियासतदान हैं, आप एक सहाफ़ी हैं, आप मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, लिखारी भी हैं और एक शायर भी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है सेनेटर सैयद सज्जाद बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बुखारी साहब, गुफ्तगू के आगाज़ में सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आपका इल्म और अदब से तारुफ़ और दोस्ती कैसे हुई? अदब और इल्म से ताल्लुक़ तो मेरा स्टूडेंट लाइफ से रहा और इसको ख़ास तौर पे उजागर करने का मौका मिला जब मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में मैंने एडमिशन लिया। तो वहाँ पर मैं एफएससी का वैसे स्टूडेंट था, लेकिन अदब से मेरा ताल्लुक़ था, तो मुझे बज़्म अदब का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। जी। फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना, फिर प्रेसिडेंट बना। तो इस तरह से वो हमारे कॉलेज में बड़ी अदबी तकरीबात होती थी जो मुझे ही ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती थी और बड़ी नामवर शख्सियात को हम इनवाइट करते थे। उनसे फिर आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है, हौसला भी मिलता है और ख़ुद भी आगे बढ़ने का आपको शौक़ पैदा होता है। तो ये गॉर्डन कॉलेज का ज़माना, 4 साल वहाँ पर मैं रहा, तो वहाँ बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात के साथ ताल्लुक़ भी बन गया, दोस्ती भी बन गई, उनसे बहुत कुछ सीखा भी और फिर उस अमल को आगे बढ़ाने में भी मदद मिली। तो शोबे सहाफ़त में आपने किस तरह कदम रखा, फिर फर्दर सिलसिला आगे अखबारात और मज़ीद किस तरह चलता रहा? ये सहाफ़त भी इत्तफ़ाक़ से उन्हीं दिनों में शुरू हुई। गॉर्डन कॉलेज में मैंने एक मैगज़ीन निकाला था, नाम तो उसका बड़ा अजीब सा था, आँखें उसका नाम था। और आँखें नाम किसने रखा? हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर अजमल नियाज़ी। उनकी पहली अपॉइंटमेंट हुई थी गॉर्डन कॉलेज में बतौर लेक्चरर। सही। तो उनसे मैंने मशवरा किया, तो वो हमारे बज़्म के निगरान भी थे प्रोफेसर। जी। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रा नाम हट के होना चाहिए, मुनफरिद किस्म का नाम। तो आंखें उन्होंने नाम रख दिया। मैंने कहा ये तो अजीब सा नाम है, अखबारी सनद से है नहीं, लेकिन बहरहाल वो मेरे टीचर थे तो बात उनकी मानी। फिर उसको हमने चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो इतना ज़बरदस्त तरीके से वो उसका हुआ कि तमाम जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी से हमने नुमाइंदगान रखे। बेसिकली वो स्टूडेंट्स का वो मैगज़ीन था। सही। तो ये 1974 में मैंने शुरू किया था। फिर वो कोई 2-3 साल जारी रहा। फिर एक हमने मैगज़ीन निकाला जरसे कारवां के नाम से, 2-3 साल वो रहा। उसके बाद फिर मैं फ्रेंच में मैंने मास्टर्स करना था, तो मैं कायज़ यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड अदारा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। जी। तो उसमें फ्रेंच डिपार्टमेंट में मैंने दाखिला लिया। तो वहाँ पर 12 ज़ुबानें इंटरनेशनल पढ़ाई जाती थी। तो वहाँ मैंने सोचा कि भाई एक मैगज़ीन हमें निकालना चाहिए जो जिसका नाम हमने रखा ज़ुबान। और हमने सारे डिपार्टमेंट जो थे मुख्तलिफ, चाइनीज़ थे, रशियन थे, टर्किश थे, अरेबिक डिपार्टमेंट था, फ्रेंच डिपार्टमेंट था, इस तरह इंग्लिश डिपार्टमेंट भी था फॉर फॉरेनर्स। जी। और उर्दू डिपार्टमेंट भी था। तो इस तरह से पर्शियन डिपार्टमेंट था। तो वो सारी ज़ुबानों को हमने कोशिश की कि उजागर करने के लिए उस मैगज़ीन को शाया किया जाए। तो वो भी हमारा तजर्बा कामयाब। फिर मैं बाद में दरमियान में बड़ा अरसा मेरा ताल्लुक़ नहीं रहा, क्योंकि फिर मैंने जब एमए कर लिया फ्रेंच में, फिर मैं अपने इलाके में चला गया, क्योंकि वहाँ मेरी कंस्टिट्यूएंसी थी, वहाँ से मुझे सियासत करनी थी। तो फिर सियासी मसरूफियात हो गई और फिर जाके दोबारा से जब मैं सियासत में तरक्की करते करते सूबाई तंजीम में आ गया 1989 में रादर आया था। तो 1992 में मुझे फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने मुसावात अखबार का चीफ़ एडिटर बना दिया। और उसकी रीज़न ये थी कि जब मैं पीपल्स पार्टी पंजाब की तंजीम में आया था, तो वहाँ से मैंने एक मैगज़ीन निकालना शुरू किया पीपल्स गज़ट के नाम से। पीपल्स गज़ट के नाम से। तो वो मेरा चूँकि रेफरेंस था मोहतरमा के सामने, तो उन्होंने कहा कि फिर हमारा जो अखबार है पार्टी का, वो हमारे किसी ऐसे साथी के पास होना चाहिए जिसका इसमें तजर्बा भी हो
और जिसको साफ़ी बरादरी में जान पहचान भी हो। सही सही। अच्छा बुखार साहब, ये तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात होगी। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में सोशल मीडिया का जिक्र किया था। जब आप लोगों ने जब आपने ये लिखने का सिलसिला शुरू किया था, उस टाइम तो ये सिलसिला नहीं था सोशल मीडिया का। अब जबकि ये सिलसिला आ चुका है तो ये हमारी ज़िंदगी में इतना जो है इम्पैक्ट इसका पड़ चुका है कि हम लोग किताब से और लिखा जो है पढ़ने के अमल से हम दूर होते जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसको हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं? नहीं, देखें, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। जी जी। और नेगेटिव पहलू में से भी पॉजिटिव पहलू निकालना जो है ये बुनियादी अहमियत की बात होती है। आपको पता है ये फ़ोटोग्राफी में भी नेगेटिव हो तो उससे पॉजिटिव बनता है। जी जी। तो इसके भी दो पहलू हैं। इससे एक तो ये हुआ है कि इंफॉर्मेशन जो है बड़ी ज़्यादा फैलाव उसका हुआ कि हर बंदा जो है उस अमल में शरीक हो गया है कि वो आपको इन्फॉर्म कर रहा है अपने अंदाज में, जो भी उसकी सलाहियत है, जो भी उसकी तालीम है, जो भी उसकी ज़िंदगी का तजर्बा है। लेकिन नेगेटिव पहलू ये है कि फिर इसमें ऐसी चीज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं कि जो कि नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं इतना इस तरफ कहूँगा। सही सही। क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी ऐसी बातें भी आ गई हैं जो कि मुआशरे में ख़राबी पैदा करती हैं। तो सोशल मीडिया का अगर पॉजिटिव इस्तेमाल किया जाए तो फिर तो बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर खुदा न खास्ते नेगेटिव साइड पे चली जाए बात तो फिर उसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ, ये जो पढ़ने और लिखने का अमल है इसका भी बेसिक पर्पज़ तो यही था कि आपके पास नॉलेज आए। जी जी। और नॉलेज अगर सुनने से और देखने से आ सकता है, अगर आपको शौक़ है नॉलेज गेन करने का, नॉलेज लेने का, फिर तो आप इससे भी ले सकते हैं, फिर बुक से भी ले सकते हैं, आप फिर जर्नलिज्म के ज़रिए भी ले सकते हैं। जो बड़े बड़े राइटर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ के भी ले सकते हैं और सुन के भी ले सकते हैं। जी जी। बुखार साहब, आपका ताल्लुक़ सियासत से भी है तो एक मैं चाह रहा था कि आपसे एक सियासी क्वेश्चन भी करूं। मौजूदा सियासी सूरत हाल आपके सामने है। मुख्तलिफ जमातें जो हैं अपने अपने प्लेटफॉर्म पर जो है अपने सियासी जो ज़ोर शोर का मुजाहरा कर रही हैं। 8 फरवरी इलेक्शन का तारीख जो हो डिसाइड हो चुकी है। अब नून लीग को हम देखते हैं तो वहाँ पर टिकटों के मामले पर काफ़ी जो है रंजिशें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब पीटीआई जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर उन पर भी काफ़ी जो है उंगलियां उठाई जा रही हैं। तो उस हवाले से आप बताएं कि क्या आपको लग रहा है अगला सियासी माहौल किस तरह का होगा? देखिए, किसी भी मुल्क में, बल्कि मुल्क तो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे नीचे अगर आप आ जाएं, किसी अगर ख़ानदान के अंदर भी गैर यकीनी सूरत हाल हो जी जी तो उसके बड़े नुकसानात होते हैं। क्योंकि कोई चीज़ करने को किसी का इरादा बने भी तो वो रुक जाता है। वो कहते हैं पहले हालात ठीक हो जाएं तो मुझे समझ आ जाए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो फिर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करूं, छोटी हो बड़ी हो, कोई फ़ैसला करूं छोटा हो बड़ा हो, कोई अमल करूं छोटा हो बड़ा हो। जी जी। लेकिन जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी, गैर यकीनी हालात रहेंगे, उस वक्त तक फ़ैसले भी नहीं हो पाते और उस वक्त तक कोई पिक्चर वाज़े भी नहीं होती। जी जी। इस वक्त सूरत हाल है मुल्क में गैर यकीनी की। और अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इलेक्शन होंगे 8 फरवरी को, पॉलिटिकल लोग भी बाज़ कह रहे हैं, लेकिन उसके साथ अभी तक लोगों को शायद यकीन नहीं आ रहा। इस वजह से कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी उस तरह की शुरू नहीं हो सकी। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो इतने दिलो जान से उसमें शामिल नहीं हो रही। मैं तो चूँकि सारी ज़िंदगी सियासत में रहा हूँ और गुजारी है, मुझे याद है कि अगर इलेक्शन होता था कि 2 साल के बाद होना, तो 2 साल पहले एक्टिविटी शुरू हो जाती थी इलेक्शन के हवाले से। जी जी। और ख़ास तौर पे लास्ट ईयर जो है इलेक्शन का, उसमें तो जलसा जुलूस हर जगह शुरू हो जाता था। अभी आप देखें किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो चीज़ आई नहीं है। अभी तो हर कोई सोचो विचार में ही है और वो गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म नहीं हो पा रही। पता नहीं वो कैसे ख़त्म होगी, उसके लिए क्या इक़दाम करने ज़रूरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जिनके हाथ में इस वक्त मामलात हैं उनका फ़र्ज़ है कि गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने में जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके इक़दाम करें। दूसरी जानिब आप ये भी देख रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। और इलेक्शन कमीशन को भी इस हवाले से काफ़ी मुश्किलात हैं कि उनको एक दरख्वास्त आई हुई है कि हमें एक पार्टी की जानिब से कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। तो पीछे इलेक्शन में भी तकरीबन 1 मंथ रह गया और देखा भी नहीं जा रहा कि कोई ना कोई इस तरह सियासी जो पहले एक माहौल होता था इलेक्शन से कबल, जैसे कि आपने कहा, वो भी नहीं है। तो उस हवाले से कुछ आगाही दीजिएगा हमें ज़रा। देखिए, मैंने जो पहले बात की ना गैर यकीनी हालात की, जी जी, उन गैर यकीनी हालात में तो फील्ड ही नहीं नज़र आ रहा, तो लेवल प्लेइंग की तरफ नज़र आएगा। फील्ड होगा तो लेवल प्लेइंग होगा या नहीं होगा। इस वक्त तो फील्ड ही सेट नहीं है।
चूँकि इसके ऊपर इस कदर ज़्यादा डाउट्स हैं, इस कदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, अगरचे अगेन वही सुप्रीम कोर्ट तो कहती है कि कोई बात भी इस पर ना करे कि कोई डाउट्स क्रिएट जैसे हो सके, लेकिन प्रैक्टिकल पोजीशन ऐसी है कि जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मतलब जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, जिन लोगों ने इलेक्शन को स्पॉन्सर करना है, सब के सब जो भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, वो वाज़ेह तौर पे सामने नहीं आ रहे। तो उस पर वो तो एक सेकंड स्टेप पे बात आ गई, लेवल प्लेइंग फील्ड किसको मिला है किसको नहीं मिला है। इस वक्त तो गुम की सूरत हाल है और इस तरह चीज़ें गड़मड़ हो गई आपस में कि समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। इस सारे सिनेरियो में आप क्या समझते हैं कि इलेक्शनों के बाद पाकिस्तान की मईशत को कोई सहारा मिलेगा? इलेक्शन के बाद तभी सहारा मिलता है अगर दुनिया को ये तसल्ली हो जाए कि ये इलेक्टेड लोग आए हैं, अवाम की इनको हमायत हासिल है, अवाम इनके पीछे खड़ी हुई। क्योंकि जिन मुल्कों ने आपके साथ मुआहदे करने होते हैं, जिन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जिन्होंने दूर तक मामलात को देखना होता है, वो ये देखते हैं कि कोई ऐसे लोगों के साथ तो हम बातचीत नहीं कर रहे जिनको आवाम की हमायत ही नहीं है, और कल हमारी इन्वेस्टमेंट जो है रिस्क पे चली जाए या हम किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं जिसको फिर हल करने के लिए हमें कोई बंदा नज़र ना आए। हम जिससे बात करें वो कहती है आपने खुद ही फैसला किया था, हालांकि जो लोग सामने आए थे उनको तो आवाम की सपोर्ट हासिल नहीं थी। तो इसलिए मैं ये शुरू में जो बात अर्ज़ की है कि जिन लोगों के पास इस वक्त मामलात हैं, उनका फ़र्ज़ है कि ऐसे इकदाम करें कि गैर यकीनी की सूरत हालात ख़त्म हो और लेवल प्लेइंग फील्ड समेत हर चीज़ जो है वाज़ेह तौर पे लोगों को नज़र आए। बहुत शुक्रिया बुखैर साहब आपका वक्त देने का। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज तक इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।